दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं जब आरंभ में जब पहले कुंडली विश्लेषण की बात मैं कर रहा हूं, जब मैंने सबसे पहली बार कुंडली विश्लेषण किया था, स्वामी विवेकानंद की कुंडली बनाई थी। बनाते 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 इतना मतलब करीब 3 घंटे लग गए थे एक 20 से 40 मिनट का कार्यक्रम बनाने में। इतना कैमरे का डर हृदय में समाया था। और आज स्थिति बड़ी भगवान की बड़ी अद्भुत है कि एक जरा भी कहीं रुकना नहीं पड़ता है। गुरुजी का आशीर्वाद ऐसा कि उन्होंने इतनी कृपा दी कि कुंडली विश्लेषण के लिए मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा अभी वेटिंग है। टेलीफोनिक में तो मैं सामान्यतः जल्दी देख लेता हूं, पर वीडियो विश्लेषण जिसके लिए भगवान की कृपा से प्रसिद्ध हो रहा हूं धीरे धीरे, उसमें महीने भर से करीब 3 से 5 महीने से ज़्यादा की वेटिंग है, अगर हम रेगुलर वीडियो बनाते हैं तो। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जो भी आज तक लगभग जितने लोगों की मैंने कुंडलियाँ बनाई हैं वीडियो विश्लेषण के माध्यम से, उसमें से किसी एक सिंगल व्यक्ति ने भी वीडियो बनाने के बाद ये नहीं कहा है कि पंडित जी ये बताना भूल गए, या फिर मैंने ये पूछा था आपने मुझे कार्यक्रम में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे पास तो मैं बड़ा ही नादान अबोध बालक हूँ, बिल्कुल मतलब आप समझ सकते हैं कि चींटी के भी बराबर मेरी औकात नहीं है, क्योंकि चींटी भी हाथी को परेशान कर जाती है। मेरे पास तो उतना भी सामर्थ्य नहीं है, बड़ी छोटी चीज़ हूँ मैं, और इतना लोग मुझे विश्वास में ले रहे हैं। तो ये कुछ और नहीं, सिर्फ भगवान की ही बात हो सकती है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। ये कुंडली आई है मेरे पास पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। और अब सामान्यतया जो मैं पंचांग जैसे कि पढ़ के बताता हूँ, उसमें इनका जन्म वैशाख माह में हुआ है। वैशाख माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो देखने में बड़े सुंदर होते हैं। उनके शरीर की आकृति इतनी बेहतरीन होती है कि किसी का भी मन मोह ले। मुस्कान इतनी एकदम कसी हुई होती है कि किसी का भी हृदय डोल जाए। ग्रीवा बड़ी सुंदर, कपोल बड़े खिले हुए, होठ बड़े देखने में सुंदर होते हैं, मतलब सुंदरता चेहरे की अच्छी होती है। उत्तरायण में जन्मे होने से सारे के सारे शुभ ग्रहों का बल बढ़ जाता है। तो वैसे भी अगर किसी भी जातक का जन्म जो उत्तरायण में हुआ है, सूर्य 2 अयन में होते हैं ना, उत्तरायण और दक्षिणायन में, तो सूर्य अगर उत्तरायण में हुए हैं और बच्चे का जन्म होता है तो वो व्यक्ति को उसकी कुंडली में शुभ लक्षणों की वृद्धि होती है, या शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। मतलब शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये जो 4 शुभ ग्रह होते हैं, इनका प्रभाव बढ़ जाता है। और इनके प्रभावों के बढ़ने से उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक भावों का संचार होता है। आगे बढ़ के बात करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं वो अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के धन कमाते हैं। क्रोध को किस तरीके से नियंत्रित करना है ये इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। इतना ही नहीं, कृष्ण पक्ष के अमावस्या, ये इस कुंडली की सबसे कमज़ोर बात में से 1 नंबर पे बात होगी। आपकी कुंडली में चाहे कितने ग्रह कहाँ बैठे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कोई मतलब नहीं है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कितना बलवान, कितना कमज़ोर है। पर एकमात्र ग्रह जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रहों में आते हैं, जिसको मैंने लगभग प्रत्येक कार्यक्रम में बताया है कि एकमात्र ग्रह चंद्रमा हैं जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति को परेशान करते हैं और व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सस्टेन करते हैं। अगर आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के करीब करीब के चंद्रमा बन रहे हैं, जैसे अष्टमी कृष्ण पक्ष के, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, मतलब इतने दिन के जो चंद्रमा होते हैं वो काफ़ी परेशान करने वाले होते हैं। और ये क्षण चंद्रमा की श्रेणी में लगातार इनका प्रभाव बढ़ता जाता है। और जब चंद्रमा क्षण चंद्र होने लगते हैं तो व्यक्ति के मस्तिष्क को बड़ा कॉम्प्लिकेशन में लेके चले जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। उस व्यक्ति को समझना, उसके व्यवहार को समझना, उसके गुण दोषों को समझना किसी भी आम व्यक्ति के लिए बड़ा मजबूत, मतलब वो बहुत अच्छा नहीं हो जाता, या फिर बहुत सामान्य नहीं रह जाता है। यहाँ पे ये बात भी देखने को मिलती है कि अगर आपकी कुंडली का एकमात्र ग्रह चंद्रमा अगर पक्ष के बल से हीन हो रहा है तो आपके धनागमन की गति को ये अवरुद्ध करता है। इसके साथ साथ आपके विचार निरंतर किसी भी विषय को लेकर के एक जैसे नहीं रहेंगे। ये बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स माइंडसेट बना देता है, जातक को वाला बना देता है कि उसके बारे में आप कोई धारणा विकसित ही नहीं करेंगे। और सिर्फ उसके बारे में लोग नहीं जानेंगे,
बल्कि वो भी किसी भी विषय के बारे में बहुत ही समुचित तरीके से अध्ययन करने से पिछड़ जाता है। काम लगातार एक जगह पे करने में दिक्कत होती है। आप लगातार एक जगह पे काम महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल नहीं कर पाएंगे। और कोई भी काम आप करने चलेंगे तो आपका मन उसमें पहले कमजोरी ढूंढेगा, उसके बाद उसकी कुछ सकारात्मक बातें आपके दिमाग में आएंगी। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, जागृति, प्रवृत्तियाँ, सब जितनी भी चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक मनुष्य के अंदर जितनी भी चीज़ें जो कमज़ोर करती हैं उसे, ये खराब चंद्रमा के ही कारण होता है। ये चंद्रमा व्यक्ति को ईर्ष्यालु बना देते हैं। प्रगति से किसी की व्यक्ति जलने लगता है। अब ये कितना सही है ये उस व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करेगा। इतना ही नहीं, ये बात इस बात पे भी निर्भर करेगी कि उसकी कुंडली में बाकी के जो सहायक ग्रह हैं वो कैसे बन रहे हैं। इस चंद्रमा के कमज़ोर होने से व्यक्ति के धन का फ्लो कमज़ोर होता है, लगातार एक जैसी प्रवृत्ति नहीं रहती, फ्लक्चुएशन वाले दिमाग माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़ता है, निरंतरता प्रभावित होती है और स्वास्थ्य भी परेशान रहता है। पेट, पाचन तंत्र, रक्त प्रवाह, ये सारी चीज़ें परेशान करते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस बात पे ही अपना ध्यान केंद्रित करना होगा कि हम रेगुलराइज रहें, नियमित दिनचर्या का पालन करें, अपने मन मस्तिष्क को स्मृति विभ्रम में वाली स्थिति में ना लेके जाएं। दूसरा अध्याय गीता जी का, श्रुति विप्रतिपन्न होने की आवश्यकता है। माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहे, थॉट बिल्कुल क्लियर रहे, विजन बिल्कुल स्पष्ट रहे, ये सब चीज़ें होने की आवश्यकता आपकी कुंडली में जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये आपके मातृ सुख को, मानसिक सुख को, मोक्ष के सुख को, व्यवहार के सुख को कमज़ोर कर देते हैं और डिग्रेडेशन में लेके जाते हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे। भरणी नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनको यम देवता की पूजा करनी चाहिए। ओम यमाय नमः। वस्तुतः यम क्या कहें, पर देवी मैया की पूजा करनी चाहिए, है ना। आपको घी का दान करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोग जो क्रोध में आते हैं तो उनका शरीर कांपने लगता है, बहुत जल्दी ही हार्मोनल डिसबैलेंस उनके शरीर में होने लगता है। नेत्रों की समस्या कई बार परेशान करती है, चमड़ी से संबंधित समस्या भी कई बार होती देखी जाती है, स्किन से संबंधित समस्या होती देखी जाती है, दाद, खाज, खुजली, घाव, फोड़ा, फुंसी, ये सब चीज़ें होती हैं। भरणी नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनको अगस्त के वृक्ष की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। अगस्त के वृक्ष की जड़ अगर गले में धारण करते हैं कम से कम रविवार को, और इसी मंत्र का जप करना चाहिए, ओम यमाय नमः, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। आगे बढ़ के बात करें, आयुष्मान योग चतुष्पाद करण क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण होगा। क्षत्रिय वर्ण है तो अब यहाँ पे भी जो है वो थोड़ी बहुत कमज़ोरी देखने को मिलती है। स्वभाव में जल्दबाजी, निरंकुशता, कठोरता, हालांकि सुरक्षा का भाव रहेगा, मतलब व्यक्ति किसी को सताएगा नहीं, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। और फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कमज़ोरी के रूप में भी दिखाई देने लगती हैं। पंचांग में जो सबसे कमज़ोर होगा वो पंचांग में चंद्रमा कमज़ोर होंगे, और लग्न भी कमज़ोर हो रहा है। 0 अंश 31 कला के लग्न हैं। अब ऐसी अवस्था में मैं आप लोगों को एक स्टेप यहीं पे आगे रोक के बता दूं कि बहुत सारे ग्रह आपकी कुंडली में बदलेंगे, क्योंकि लग्न 0 अंश का बना है। और चलित चक्र में जब हम चलित कुंडली में समविभाजन का सूत्र अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे राहु तो वहीं बैठेंगे, पर शनि देव जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। यहाँ जो बैठे हैं शनि, ये यहाँ आ जाएंगे, और मंगल जो है वो यहाँ आ जाएंगे। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में बुध और केतु के साथ आ जाएंगे। शुक्र जो है वो यहाँ आ जाएंगे। मतलब ग्रह जो है वो एक एक घर आगे शिफ्ट हो रहा है। तो शनि से बदलना शुरू है। राहु का अंश कुछ ऐसा है कि वो बदलेंगे नहीं, पर शनि का, मंगल का, सूर्य का और शुक्र का, ये 4 ग्रहों के बदलाव होने के कारण, उनके भावों में बदलाव के कारण, राशियों में बदलाव की बात नहीं कर रहा, भाव बदलते हैं। तो 70% यहाँ जो शनिदेव हैं वो यहाँ चतुर्थ भाव का फल देंगे, तो व्यक्ति में दार्शनिकता रहेगी। और मंगल देव यहाँ 70% मीन राशि का फल पंचम भाव का देंगे, तो व्यक्ति में दार्शनिकता रहेगी। सूर्य देव यहाँ उच्च के बैठे हैं, पर इनका 30% ही परिणाम यहाँ का मिलेगा, जबकि 70% ये परिणाम नौकरी में देने वाले बन रहे हैं। व्यक्ति को नौकरी दे सकते हैं, उसका साहस, उसके बल की वृद्धि करवा सकते हैं,
क्योंकि वो षष्ठम स्थान में अब उच्च की राशि का 70% परिणाम करेंगे। जबकि शुक्रदेव जो यहाँ वृष राशि में बैठे हैं ये 30% यहाँ परिणाम करेंगे, बाकी 70% परिणाम यहाँ पे शुक्र वृष राशि का सप्तम भाव का करेंगे, जिसमें व्यक्ति को दिनचर्या ठीक रहती है और वो कम से कम अनुभवी होता रहता है। चलित चक्र का इतना फल मैंने बता दिया। अब आपको यहाँ पे रोक करके अब आके लग्न चक्र पे फिर से वापस लेके आता हूँ, जहाँ हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में थोड़ी सी बात कर देते हैं। चूंकि लग्न का मान 0 अंश का है, इस वजह से इसे बहुत ही मृत प्रायः या बहुत ही सूक्ष्म कमजोर लग्न कहते हैं। सूक्ष्म तो नहीं, कमजोर लग्न कहते हैं। लग्न का मान जब कमजोर होगा तो व्यक्ति की प्रवृत्ति कमजोर होती है, वो बदल जाती है। और पूर्व में ही मैंने बताया कि प्रवृत्ति एक जैसी नहीं है, वो सस्टेन नहीं कर रही है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं। क्षण चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति बहुत सारी चीजें जो मैंने पूर्व में बात की वो अब और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाए, कमज़ोर हो जाए, कारोबार में, जीवन को आगे बढ़ाने में, स्वास्थ्य से लाभ के मामले में, आपके व्यवहारिकता के मामले में वो और भी ज़्यादा निगेटिव अप्रोच करने लगता है। और वो इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में लग्न का मान 0 अंश पे बैठ जाता है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके लग्न के मान पे ही निर्भर करता है। ये बात मेरी कोई काट नहीं सकता। लग्न का मान अगर मजबूत बैठा तो आपकी कुंडली में ऐसे जितने भी ग्रह हैं वो बहुत ये चांस नहीं बनेगा कि अब ग्रह बदलेंगे। ग्रहों के नहीं बदलने से कम ज़्यादा अच्छा ये होगा कि ग्रह बदले नहीं, है ना। बदले नहीं तो ठीक है, अगर बदल रहे हैं तो कम से कम अच्छा बदल रहे हों। लग्न का मान अंश में 0 होगा तो व्यक्ति अब एक स्वभाव को, एक स्वास्थ्य को, एक व्यवहार को, एक चिंतन को, एक कंसंट्रेशन को बनाने में गड़बड़ी करेगा। आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं कि हमारे थॉट जो बनेंगे वो एक जैसे नहीं है, वो डाइवर्सिफाई करेगा, या फिर वो कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशन में जाएगा, वो बहुत सारी शाखाओं में अपने आप को वितरित करेगा। इस कारण से लग्न का मजबूत होना, लग्नम वीर्य, लग्न ही वीर्य है, लग्न एव वीर्य, लग्न ही वीर्य है। और वीर्य ही सुरक्षा है, वीर्य ही व्यक्ति को शक्ति देता है, बल देता है। तो यहां लग्न का मान अगर कमजोर होगा तो ये सारी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। ऊपर से मूल नक्षत्र का लग्न बना है, ये और भी कंफ्यूज करता है। केंद्र में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, एकमात्र ग्रह मंगल बैठे हैं, जो धनु लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश होते हैं और एकादश 12वें भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, जो व्यक्ति को आंतरिक कष्टों में रखने वाले होते हैं। उलझा हुआ रहे, नींद अच्छी ना आए, परेशान रहे, घर में कलह का वातावरण बना रहे, माता के स्वास्थ्य में चिंताएं बनी रहे। बुद्धिमान है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, पर यहाँ पे भी सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या दोष व्यक्ति के बुद्धि को भ्रम में लेके जाएगा और उसके विवेक को कई बार गलत निर्णय में जाने के कारण बुद्धि को और विवेक को कमजोर करता है। इसके कारण व्यक्ति कई बार गलत निर्णय में जाता है। पैसा, धन, मान, प्रतिष्ठा, जो यश कीर्ति है, माता पिता का प्रेम है, जो संतान का सुख है, इन सभी चीज़ों में अब ये एक अंधेरेपन का भाव आ जाता है। और चतुर्थ स्थान के मंगल के बारे में मैंने बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था, अभी बहुत पहले नहीं, कुछ दिन पहले, कि किसी भी लग्न के स्वामी का चतुर्थ भाव में बैठना अच्छा होता है, पर 2 ग्रह नहीं। लग्नेश अगर बुध और लग्नेश अगर मंगल बनते हों और अगर चौथे भाव में बैठे हैं तो वो आपको मानसिक सुख देने में संकोच करेंगे। किसी भी ग्रह का लग्नेश होकर के एकादशवें भाव में बैठना बड़ा उत्तम फल देता है, पर देवगुरु बृहस्पति का नहीं। देवगुरु बृहस्पति अगर लग्नेश होंगे और एकादशवें भाव में बैठेंगे तो ध्यान से जब आप देखेंगे तो अगर 9 नंबर बना है तो एकादशवें भाव में गुरु की राशि बनी, एकादशवें भाव में तुला राशि बन गई, ये शत्रुगत हो गए, तो लग्नेश शत्रु की राशि में चला गया। और ये सिद्धांत यहाँ लागू हो रहा है। तो लग्न का मान कमजोर, चंद्रमा पहले कमजोर, लग्नेश शत्रु की राशि में और मंगल चतुर्थ स्थान में कमजोर, तो चारों पल्ले कमजोर हो जाते हैं। इस वजह से व्यक्ति को बहुत ही सोफिस्टिकेशन के साथ आगे बढ़ना होगा, बहुत ही संतुलन बनाना होगा, नहीं तो कई बार ये चीजें प्राप्त होती हैं और प्राप्त होकर के भी बिछड़ जाती हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ करके मैं बात कर रहा था ग्रहों की दृष्टि के बारे में। तो गुरु की जो तुला राशि पे स्थिति बनी है, यहाँ ये वक्री हैं 14 अंश के, 14 अंश 49 कला, स्वाति नक्षत्र, और उनकी तीसरी दृष्टि 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे जा रही है। तो गुरु की दृष्टि जब शनि पे जाएगी तो व्यक्ति को न्यायप्रिय और अपने पराक्रम में पॉजिटिव रिस्पॉन्स की दृष्टि रखने वाला होता है।
वो मेहनत करेगा तो उसमें ये भाव रहेगा कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो पराक्रम व्यक्ति कर रहा है उसमें वो एक सकारात्मक भाव रखेगा। और तीसरे भाव के शनिदेव व्यक्ति को मेहनती बनाएंगे। साथ ही साथ पंचम भाव पे जब गुरु की और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो संतति का न्यायपूर्ण सुख मिलता है। मतलब जैसी आप अपने संतति के साथ जैसे संबंध रखेंगे वैसा ही सामने वाले से आपको मिलेगा, अपने संतान से वैसा ही सुख प्राप्त होगा। और गुरु की जो नवी दृष्टि प्राप्त हो रही है जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे, और सप्तमेश जन्म कुंडली में पीछे गए हैं शुक्र और बुध जैसे दो शुभग्रह एक साथ छठवें भाव में, तो ये दाम्पत्य के प्रभावों को बहुत मजबूत और अच्छा रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दाम्पत्य ठीक ठाक है और वो बहुत ज़्यादा बेहतर बना हुआ है, क्योंकि नवांश कुंडली में भी दो शुभग्रह और लग्नेश एक साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, और पंचम भाव के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में बैठे होने के बावजूद कम से कम कमजोर नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि उस भाव पे 3 से 4 प्रभाव शुभ ग्रहों का बन रहा है। मंगल भी वहां लग्नेश होकर के मित्र की राशि को देख रहे हैं, गुरु बुध शुभग्रह होकर के, एक चंद्रमा स्वतः शुभग्रह वहां बैठा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं तो गुरु की बात की, शनि की दृष्टि यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के ऊपर मन मस्तिष्क को परेशान करने के लिए, घर में रहेंगे तो बाहर जाने का मन करेगा, बाहर रहेंगे तो घर पे आने का मन करेगा। माता के स्वभावों में कई बार रूखापन देखने को मिल जाता है, या पिता नौकरी करने वाले होते हैं, या पिता के कारोबार में कई बार प्रतियोगिता, या स्वास्थ्य में पिता के कमजोर होते, ऐसी स्थिति दिख रही है। उसके बाद बात करते हैं राहु की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे मंगल के ऊपर पड़ेगी तो व्यक्ति के एजुकेशन में और यश मान पद प्रतिष्ठा कुल गौरव गोत्र के नाम को रोशन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जबकि राहु की दृष्टि छठवें स्थान पे शुक्र और बुध पे जो जाएगी तो यहाँ व्यक्ति के बुद्धि को भ्रमित करने के बावजूद उसको साहसी भी बनाएगी। जबकि शुक्र के ऊपर दृष्टि पड़ने से पति और पत्नी में कभी कभी मतभेद और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के साथ धन का आगमन भी राहु में शुक्र का प्रभाव ऐसा दिखाएगा। जबकि उसी राहु की नवी दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे है और अष्टमेश जन्म कुंडली के पंचम भाव में अमावस्या दोष के कारण व्यक्ति को कई बार मति भ्रम में जाना, परेशान होना और घबराहट और बेचैनी, साथ ही साथ पूरे कंसंट्रेशन के साथ किसी भी काम को करने में व्यक्ति को असफलता मिलती है, या कई बार वो असफल सा सिद्ध होता है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं करता है, रेगुलरिटी के साथ काम नहीं कर पाता है। अष्टम भाव पे राहु की दृष्टि व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा व्यय को लेकर के अनियंत्रित करती है, ऋण में लेके जा सकती है, मानसिक व्यग्रता तो देती ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को जो भी उसके पास धन आएगा उसको लेकर के वो प्रायः इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहता है कि उसे खर्च कहाँ किया जाए, और जहाँ दिमाग लगाना चाहिए व्यक्ति कई बार वहाँ दिमाग अपना नहीं लगा पाता है। इन सबसे बचने का मैं जो साधन बताऊंगा वो आपको क्या बताऊंगा, जितना ज़्यादा हो सके गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, गुरु दीक्षा ले लीजिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए, मांसाहार का त्याग बिल्कुल ही करें। इसके अतिरिक्त अपने पिता के साथ अपने संबंध बहुत ही निकटतापूर्ण रखें, घर में कलह का वातावरण न बने, इसके साथ सबको साथ लेकर के सबके साथ चाहे बचकानी बातें हो चाहे जैसे भी हो सबको एक साथ इकट्ठा करिए। परिवार के साथ संतुलन बना करके रहने की आवश्यकता होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद न करें। इसके अतिरिक्त जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को नियमित दिनचर्या में पालन करने के साथ गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन घी का दीपक जला करके प्रातःकाल स्नान करने के बाद बिना भोजन किए प्रत्येक दिन नियम से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस का प्रत्येक दिन 1 पेज आवश्यक रूप से पढ़ना होगा। ये बात कोई काट नहीं सकता, आप चाहे दुनिया भर के कितने उपाय कर लें, अगर इस पद्धति पे काम नहीं करेंगे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पक्की बात बोलता हूँ, कोई काटे तो फिर मुझे मेरे सामने लाके खड़ा कर देना। तो मैं क्या कहता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं से भी ग्रह के पास कोई विस्तृत बल नहीं मिल रहा। लग्नेश शत्रु के घर में, चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर, मंगल चतुर्थ स्थान में ठीक होते नहीं हैं, और जन्म कुंडली में पंचम भाव में अमावस्या दोष, शुक्र और बुध का छठवें भाव में जाना जो कि सामान्यतया ठीक नहीं होता है। बुध अष्टम भाव में कभी दोषयुक्त नहीं होते। शुक्र जन्म कुंडली के लग्न में बड़े अच्छे परिणाम करते हैं, और सूर्य और बुध जन्म कुंडली के दशम, नवम और 11वें में अच्छे परिणाम करते हैं। मंगल जन्म कुंडली के दशम स्थान में बढ़िया परिणाम करते हैं। लग्न में गुरु और बुध लग्न में बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। शुक्र और चंद्रमा जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। शनि सप्तम भाव में परिणाम अच्छा करते हैं। आप जरा सोच के देखिए कि जितनी भी मैंने शर्त बताई है एक भी इस कुंडली में फुलफिल नहीं हो रहा है, एक भी कंडीशन इस कुंडली में फॉल नहीं कर रहा है। इस वजह से कुंडली को कई बार परेशानी मिल रही है, और इसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने से चूक जाता है। ऐसा ना हो, इस वजह से आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। किसी को पैसा देने में, माता के साथ संबंध खराब करने में, कठोरता
से किसी से बात करने में, मेहनत के प्रति नकारात्मक भाव आप नहीं रख सकते, उसके प्रति पॉजिटिव जो सुगंध आता है वो रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैंने दृष्टि की बात की, शनिदेव की दृष्टि पंचम स्थान पे सूर्य के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर आपके कई बार व्यक्ति जैसे अगर कोई कारोबार करता है तो जीएसटी वगैरह में उलझ जाता है, कई बार वो उसके पैसे इकट्ठा करने में उसको दिक्कत होती है, रिसर्च पे फोकस नहीं कर पाता, अपनी मूल बिंदु और मूल समस्या पे फोकस नहीं कर पाता। इसके साथ आपको ये दिक्कत होगी कि इनकम टैक्स अगर आपने फाइल नहीं किया है तो कई बार आपको उसके कारण हर्जाना भरना पड़ता है। कानून से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है उसमें दावपेच व्यक्ति को पड़ जाता है, इकट्ठा करने में संपत्ति व्यक्ति को दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें आपको सूर्य देव की खूब उपासना करनी चाहिए, आदित्य हृदय का पाठ वगैरह भी करना चाहिए। आनुष्ठानिक रूप से रविवार को 21 बार सूर्य को पीले पुष्प की माला अर्पित करिए, तांबे के पात्र में घी का दीपक रख के सूर्य को दिखाइए और कम से कम प्रत्येक दिन 8 बार सूर्य नमस्कार आवश्यक रूप से करना होगा। मीठी चीज़ों का सेवन बिल्कुल कम, आप बिल्कुल मीठी चीज़ों का सेवन कम करिए और ब्राह्मणों को मीठी चीज़ों का दान करिए, पक्की बात है। रत्न के आधार पर इस कुंडली में गुरु वर्गोत्तम हो रहे हैं, इस वजह से और गुरु का प्रभाव नौमांस चक्र में भी, लग्न चक्र में भी और दशमांसा चक्र में भी गुरु का प्रभाव मैं काफ़ी हद तक ठीक देख रहा हूँ। कम से कम वो भाग्य का सुख आपको दे रहे हैं। यहाँ गुरु और बुध बैठ करके भाग्य पे, शुक्र और चंद्रमा आपके भाग्य के ही बल पे जो कर्म क्षेत्र में दशमांसा चक्र में नवम स्थान में शुक्र और चंद्रमा, गुरु और बुध का प्रभाव है। इस वजह से आपके जितने वर्ग चार्ट बने हैं उसमें सबसे अच्छा जो वर्ग चार्ट बना है वो दशमांसा चक्र बना है, जहाँ पे 4 शुभ ग्रहों का एक साथ प्रभाव भाग्य भाव पे देखने को मिल रहा है। इसे सबसे अच्छी बात होती है कि व्यक्ति व्यापार कर सकता है, कुछ भी काम करेगा तो उसको उसका भाग्य उसके साथ खड़ा मिलता है, ये बात है। साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में राहु, शनि और मंगल बैठे हैं, ये कारोबार को लेकर के दृष्टिकोण में गड़बड़ी पैदा करते हैं। लग्न में सूर्य बैठे हैं भाग्येश होकर के, इस वजह से भाग्य का सुख, आत्मविश्वास, चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छा एक जो दृष्टिकोण होता है सकारात्मक आत्मविश्वास से भरा हुआ, मन उसका उसके साथ बैठा हुआ है, काम को लेकर के वो बहुत ही सजग और व्यवहार कुशल है। अब आपको इस कुंडली के तीसरे पक्ष में लेके आता हूँ। अब मैं आपसे यहाँ से आगे बढ़ के दशमांसा चक्र पे ही थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। धनु लग्न का दशमांसा बना, यहाँ भी धनु, यहाँ पे मेष राशि, यहाँ के पंचमेश यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, जो कि ये बात इस बात की सूचना देता है कि व्यक्ति प्रोग्रेसिव होगा। आरंभ में भले वो चाहे कितना संघर्ष करे, उसके ग्रह भले ही कमज़ोर बैठे हैं, पर विवाह के बाद या पत्नी के संपर्क में आते उसके भाग्य की वृद्धि होगी, उसका यश उसको मिलने लगेगा, क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं और गुरु से दृष्ट हैं। दशमांसा चक्र में यहाँ के लग्नेश होते हैं सूर्य भाग्य भाव के स्वामी, 2 शुभ ग्रह और लग्न का अधिपति जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बुध के साथ बैठा है जो सप्तमेश है। व्यापार, लग्नेश और सप्तमेश जब एक साथ बैठेंगे दशमांसा चक्र में तो व्यक्ति व्यापारिक दृष्टिकोण देंगे। अगर वो प्राइवेट नौकरी भी करता है तो उसको अपना काम आवश्यक रूप से करना चाहिए, और 200% ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि जब तक आप अपना काम शुरू नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। आप पढ़ा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं या जो कुछ भी करते हैं, पर आप अपना स्वतंत्र काम भी आवश्यक रूप से चालू करिए। दूसरा, आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे द्वितीयेश शनि की दृष्टि है, मंगल की उच्च दृष्टि उस पर प्राप्त हो रही है और गुरु इस लग्न के अधिपति हो रहे हैं। लग्न में ही भाग्य का स्वामी सूर्य बैठा है। शुक्र और चंद्रमा जैसे 2 शुभ ग्रह भाग्य भाव को बल दे रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के हिस्से की जितने भी संपत्ति है वो किसी के द्वारा छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि षष्ठेश होकर के यहाँ बैठे हैं शुक्र। इस वजह से इतना फलादेश तो पक्का है कि वो व्यक्ति जो करने के लिए चलेगा जीवन में वो उसको प्राप्त कर लेगा। बस हमें अपने आप को एनर्जी कैसे देना है, कैसे हम काम की शुरुआत करें, इस बात पे ही हमें पूरी फोकस बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि गुरु और बुध जब द्वितीय भाव या लग्न के अधिपति होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं तो हमें अपना काम पढ़ाने का कोचिंग संस्थान हो जाए, इंटरनेट से जोड़ करके हो जाए। अब तीसरे भाव में शनि यहाँ बैठे हैं, तीसरे भाव में गुरु बुध यहाँ बैठे हैं लग्नेश होकर के, तो आप इंटरनेट और संचार से जोड़ करके कुछ भी काम करना हो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अनुभवी हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, क्योंकि शनि मंगल द्वितीय भाव पे देख रहे हैं। लग्न धनु का बैठा है, आप किसी को ज्ञान दे करके, कंसल्टेंसी दे करके, किसी को उसकी समस्या से बाहर निकाल करके आप धन कमा सकते हैं। क्लियर है? दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति गुरु और दशम स्थान के अधिपति बुध, ये दोनों एक साथ बैठे हैं। इस वजह से अगर आप गौर करें तो एक वक्त पे आने के बाद जब आपकी अवस्था आपसे छोटी हो जाएगी, आप मतलब आपसे छूट जाएगी, बहुत सारी अवस्था आपके हाथ से निकल जाएगी, तब आप जब अपनी कुर्सी पे बैठ करके अपने बारे में सोचेंगे तो कहेंगे मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य थी, मैंने कुछ किया क्यों नहीं।
क्योंकि आपके ग्रह आपके साथ बैठे हैं, आपका भाग्य आपके साथ खड़ा है। आप करना तो शुरू करिए। उसको बल देने के लिए किसी मंदिर की शरणागति धारण करिए, मंदिर में जाइए, वहीं बैठ करके जितने भी पूजा पाठ मैंने बताया है वो सब वहीं बैठ के करिए। 6 महीने के अंदर आपको मार्ग आपका दिख जाएगा। क्लियर है? नक्षत्रों पे लेके आता हूं। सूर्य आपकी कुंडली में 25 अंश पे बैठे हैं, भरणी नक्षत्र में, गुरु से दृष्ट, चरित्रवान, शनि से दृष्ट, तो कई बार आत्मविश्वास में कमजोरी। हालांकि आपको वो अपने कार्य क्षेत्र में विख्यात और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, साथ ही साथ मजबूत इच्छा शक्ति का भी बना रहे हैं। सूर्य के ऊपर जब भरणी का प्रभाव रहेगा, शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो व्यक्ति को पाचन तंत्र से संबंधित समस्या होगी, लेकिन व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर और विलक्षण बुद्धि का होता है। चंद्रमा के बारे में मैंने बात की, हवा डाबा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या कुछ न कुछ होता रहे, हार्मोनल डिसबैलेंस होता रहे, वात से संबंधित समस्या होती है, ये सब चीज़ें, घुटनों में दर्द, ये सब चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में रेवती का है, 25 अंश 24 कला, और राहु से दृष्ट हैं। उसके ठीक पीछे शनि बैठ करके आपके माता के स्वभाव को थोड़ा रुग्ण या कई बार उनके स्वास्थ्य को रुग्ण बना रहे हैं, जबकि मंगल चतुर्थ स्थान में 25 अंश के रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को आक्रामक और जल्दी ही प्रोएक्टिव बना देते हैं, कहने का अर्थ है। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में आपको समस्याओं को समझने वाला, दिमाग लगाने वाला और तार्किक बना रहे हैं। कृतिका नक्षत्र में आत्मविश्वास से युक्त भी बना रहे हैं। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में सफोकेट कर रहा है, नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं, कई बार आपके पराक्रम को, परिणाम में कमजोरी, और हालांकि ये कई बार आपको संघर्ष में भी लेके जा रहे हैं। हालांकि 11वें भाव में तुला राशि के बैठे हैं। तुला राशि के अधिपति का जन्म कुंडली के 6वें भाव में स्वग्रही होना, ये कई बार दारिद्र दोष, और व्यक्ति दे करके पैसा फंस जाता है। इस वजह से पैसे देने के बाद पैसे निकलने के योग नहीं बने हैं। लगातार मेहनत करने की आवश्यकता होगी। गुरु का 11वें भाव में बैठना आपको कई बार दकियानुस और धर्म भीरू भी बना देता है। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में सुंदर, संपत्ति और दाम्पत्य के साथ पत्नी का सुख बड़ा बढ़िया, और इतना ही नहीं, आपके पत्नी के आने के बाद, विवाह सुख में आने के बाद घर, भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख भी वृद्धि करेगा। पत्नी खर्चीली होंगी, व्यावसायिक नेचर की होंगी, और विवाह टूटने के योग नहीं लगे हैं। विवाह अगर करना होगा तो शुक्र के बाद शनि की बात कर लेता हूं। तो शनि आपकी कुंडली में गुरु से दृष्ट है, न्यायप्रियता दे रहे हैं, शतभिका नक्षत्र में 17 अंश के बलवान होकर बैठे हैं, क्योंकि गुरु से प्रभाव में जा रहे हैं। इस वजह से शनि तीसरे भाव में बली हो जाएंगे। राहु का प्रभाव आपको 0 अंश में बैठा है, विशाखा नक्षत्र में, आपको सफोकेट, परेशान, डिप्रेस और अति व्यय में रखने के साथ साथ आपको घबराहट और बेचैनी देने के कारण अतिरिक्त व्यय में, कर्ज में ले जाने वाली दशाओं में लेके जा रहे हैं। इस वजह से राहु की दशा में, राहु के अंतर में, राहु के प्रत्यंतर में, स्वास्थ्य पे, कोर्ट केस कचहरी के मामले में, किसी वकील जज आदि के चक्कर में न पड़िए। जितना हो सके अपने आप को संतुलित करके कमरे में बंद रखिए। मतलब कहने का अर्थ है, आप समझ गए होंगे। बात करते हैं कि विवाह के लिए तो शुक्र की राशि बनी है वृष राशि, तो वृष राशि वृष लग्न, मेष राशि मेष लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। धन कमाने के लिए पश्चिम दिशा, और साथ ही साथ पूरब दिशा के पूर्वाभिमुख जो मकान है उसमें प्रवेश बहुत बढ़िया रहेगा। नक्षत्र के आधार पे आपकी कुंडली के लिए रोहिणी, भरणी, मृगशीरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, ये 4-5 नक्षत्र। मृगशीरा के बाद पुष्य और पुनर्वसु किसी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। श्रवण और हस्त भी ठीक है। दान करना हो तो भरणी नक्षत्र में दान करिए। जन्म तिथि मनानी हो भरणी नक्षत्र में मनाइए। कब मनाना है? मैंने बताया वैशाख माह, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, और नक्षत्र होगा भरणी। मतलब भरणी नक्षत्र में हमें दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अनाज का दान कर सकते हैं, ये बात पक्की है। कपिला गाय, गो का दान भी करना चाहिए, है ना। इतनी सारी चीज़ें। अब दशाओं पे लेके आता हूँ। राहु की दशा में अति व्यय से बचना होगा। शुक्र की दशा में स्वास्थ्य का नुकसान न हो, इसका ध्यान रखना होगा। वीर्य क्षय न हो। बुध की दशा में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तर्क नहीं करना है, वात, पित्त और कफ को नियंत्रित रखना है, मतलब नियमित दिनचर्या का पालन। शनि की दशा में मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि शनि की दशा में व्यय और कारोबार से संबंधित थोड़ी शिकायतें भी देखने को मिलेंगी। वहीं सूर्य की दशा में आत्मविश्वास की कमजोरी, संतति से मतभेद, संतति को कष्ट, जबकि इतनी सारी चीजें। वहीं पे शनि और मंगल की दशा में कई बार आपके धन हानि के योग, कंसंट्रेशन के साथ काम न करने का दुष्परिणाम प्राप्त होगा, और गुरु और बुध की दशा में व्यक्ति को मेहनत करने में सकारात्मक भाव आएगा, जबकि शनि, मंगल और राहु की दशा में व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा का सतत सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। होरा चक्र के आधार पे
दशाओं में बात करते हैं तो हमारी कुंडली के आधार पे मंगल, चंद्रमा, शुक्र और गुरु, इन ग्रहों में व्यक्ति को पॉजिटिव लाभ मिलेगा, जबकि राहु, केतु, शनि, बुध और सूर्य में थोड़ी कम मेहनत के बाद परिणाम कमजोर मिलेगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन मन शांत रहेगा। इसके अतिरिक्त आप भाग्यशाली हैं, मैं ये पक्के तौर पे कह सकता हूं, पर उसमें संघर्ष भी दिख रहा है। कारोबार में भाग्य का सुख मिल रहा है, बाकी के अन्य चीजों में भाग्य का सुख थोड़ा कम सा मिल रहा है। वाहन, भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में थोड़ा कमजोर, उनसे नुकसान के योग भी बन रहे हैं, इस वजह से सावधान रहने की बारी होगी। जबकि माता और पिता के प्रभाव में चीजें ठीक दिख रही हैं, उनके साथ मतभेद मत करिए। आगे बढ़ के बात करूं तो हमें हमारे व्यक्तित्व पे और भी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ हमारे पास धन आएगा, हम मेहनत से धन कमाएंगे और जितना ज्यादा प्रचार करेंगे अपनी चीजों का उतना ही ज्यादा हमारे पास धन आएगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख कम से कम सामान्यतः ठीक ठाक है। चतुर्थ भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना और शुभग्रह होकर के बैठना, ये व्यक्ति को धन, मान, प्रतिष्ठा, पद, ज्ञान और कुशल क्षेम पूछने वाला, ज्ञानी जन, सुधी जन की जो है वो जन की सुधी लेने वाला ऐसा बनाते हैं। मतलब चतुर्थेश अगर शुभग्रह होकर के एकादशवें भाव में बैठे हैं लग्नेश के साथ, तो यहां पे होकर के कमजोर परिणाम देंगे, लेकिन चतुर्थेश होते हैं इस वजह से अच्छे परिणाम देंगे। गुरु यहां विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से यहां पे वो अपनी गौण राशि का फल करेंगे। चंद्रमा के साथ सूर्य का बैठना व्यक्ति को विभ्रम की स्थिति में लेके जाएगा। चंद्रमा से शुक्र दूसरे भाव में सुंदर पत्नी, धनवान। चंद्रमा से बुध दूसरे घर में निर्णय लेने में कमजोरी। चंद्रमा से दूसरे घर में केतु, फिर यहां पे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में विवाद। चंद्रमा से गुरु का 7वें भाव में होना यशस्वी। चंद्रमा से 8वें घर में राहु का होना रोगी। चंद्रमा से एकादशवें भाव में शनि का होना नौकरी पेशा करने वाला, व्यापार और प्राइवेट सेक्टर में धन कमाने वाला या अर्ध सरकारी क्षेत्रों से धन कमाने वाला और अपना काम करने वाला। जबकि चंद्रमा से 12वें भाव के मंगल अति व्यय की स्थिति और जिम्मेदारी के निर्वहन में व्यक्ति को कई बार जूझते हुए देखा जाता है। क्लियर है? और बातें बता दूं तो पढ़ाई में हमें और भी ज्यादा अपने आप को अपग्रेड रखने की आवश्यकता है, हमें और भी ज्यादा साहस बटोरने की आवश्यकता है, दिनचर्या पे काम करने की आवश्यकता है। प्रेशर में आकर के कोफ्त नहीं करना है कि कोफ्त नहीं है कि हमको समय पे जगना है, आप समय पे जगिए और समय पे अपनी चीजें फॉलो करिए। रविवार को तो बिल्कुल भी देर तक न सोइए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में हमें कंसंट्रेशन पे काम करना है, जहां काम कर रहे हैं वहां पे टिक करके कैसे काम किया जाए, उसके अतिरिक्त कैसे और काम किया जाए, इस पे फोकस बढ़ाइए। आप खाने पीने का काम कर सकते हैं, तरल चीज़ों का काम तो नहीं, पर आप खाने पीने का कोई भी काम कर सकते हैं, कपड़े का काम, और इसके अतिरिक्त रासायनिक चीज़ों का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग से संबंधित भी काम आपकी कुंडली में बनेगा। फर्नीचर आदि का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बन सकता है। फलों का काम भी आपकी कुंडली में, ड्राई फ्रूट का काम भी बहुत अच्छा बनेगा। इतनी सारी चीज़ें। भाग्य का बल कमजोर है, सूर्य की पूजा करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दशम स्थान के अधिपति होकर के 6वें भाव में बैठे हैं। सप्तम स्थान बाधक भाव होता है द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली के लिए, इस वजह से बुध की दशा में कभी कभी बाधाएं भी उपस्थित होंगी। 2025 के अगस्त से लेकर के 2027 के जनवरी तक अपने आप को बहुत ही स्टेबल रखना होगा, जबकि 27 के जनवरी से लेकर के 27 के अगस्त तक मानसिक चिंता व्याप्त रहेगी। इस वजह से जो उपाय बताया है चुपचाप उसको करते रहिएगा। चंद्रमा में शुक्र आएंगे 2027 के अगस्त से लेकर के 29 के अप्रैल तक। इस दौरान व्यय होगा लेकिन धन भी आता रहेगा। जबकि मंगल की दशा इस कुंडली के लिए मानसिक चिंताओं को देने वाली, अपने कुल देवता की पूजा, वास्तु देवता की पूजा भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी रहेगी। शनिवार के दिन दीपक जलाना चाहिए किसी पीपल के वृक्ष के नीचे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।